बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेजबान अल्ताफ बयानी हाजिर खिदमत है एक नई शख्सियत और एक नए मौजू के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान इतना ज़रखेज़ है किसी भी स्टोरी के हवाले से, किसी भी टॉपिक के हवाले से कि हर नए सेकंड में, मैं कहूँगा मिनट नहीं कह रहा, मैं आपसे हर नया दिन नहीं कह रहा, हर नया घंटा नहीं कह रहा, हर नए सेकंड में एक नई स्टोरी जन्म लेती है पाकिस्तान में। और शायद इसी वजह से मीडिया चैनल्स जो हैं वो एंटरटेनमेंट चैनल से ज़्यादा देखे और सुने जाते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान में बेशुमार मौज़ूआत हैं बात करने के लिए, अगर वक्त निकाला जाए तो प्रोग्राम्स कम पड़ जाएंगे, लेकिन शायद वो तबसरे और बातें ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि हम उन टॉपिक्स को, उन मौज़ूआत को अपनी जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं जिसका ताल्लुक़ आवाम से हो या उसकी आवाम की ज़िंदगी से हो। तो आज भी हम ऐसे ही एक मौजू पर बात करने वाले हैं, माहौलियात पर। माहौलियात, और यकीन तौर पर इसमें फिर और बहुत सारी इससे कनेक्टेड चीज़ें भी हमारे सामने आएंगी। दुनिया में बड़ा चर्चा है माहौलियात का, और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता कुछ सालों में हम सुन रहे हैं कि न सिर्फ दुनिया में बल्कि खुद पाकिस्तान में, जहाँ आज तक हमने नहीं सुना कि माहौलियात भी कोई शय है, कोई एक ऐसा मौजू है, ऐसा टॉपिक है जिस पर के कॉन्फ्रेंसेस हों, जिस पर के हुकूमत अपना रद्द-ए-अमल दे, जिस पे ऑन ग्राउंड काम होता हुआ नजर आए। ये पहली मरतबा पाकिस्तान में हम पिछले 2-3 सालों में सुन रहे हैं कि माहौलियात भी एक शोबा ऐसा है जिसका बहुत बड़ा कनेक्शन है इंसानी ज़िंदगी के साथ। तो बिल्कुल आज इसी मौजू पर बात होगी, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इंतहाई काबिल कदर दोस्त जो यकीनी तौर पर एक आला ओहदे पर फाइज हैं। आपने NED से सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, इसके बाद आप स्पेशलाइजेशन के लिए US तशरीफ ले गए, और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, माहौलियात के शोबे में आपने जो है इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिकागो से मास्टर्स किया है। डिज़ाइन इंजीनियर की हैसियत से US की एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, और आप PhD के कैंडिडेट हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के। सिद्दीक अकबर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सिद्दीक, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के नए माहौलियाती पाकिस्तान में आपका आना, गुज़िश्ता 2-4 सालों में आप अब आए हैं, तो यकीन तौर पर आपका ताल्लुक एनवायरमेंटल साइंसेस से है, एनवायरमेंटल के माहौलियात के शोबे से है। तो यकीन तौर पर पाकिस्तान का और क्लाइमेट चेंज का जो दुनिया में एक तस्वुर सा उभर आया है और बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं यही चाह रहा था कि इसी शोबे से मुतल्लिक किसी शख्स को जिसका शोबा ये हो, जिसने पढ़ा ही ये हो, उससे बात करने का एक ज़्यादा फ़ायदा होता है कि इंसानी ज़िंदगी में, हमारी रोज़मर्रा के मामूलात में इसका कितना असर होता है। तो पहले तो ये बताइए कि ये दुनिया में, पाकिस्तान को हम एक तरफ रखते हैं कि दुनिया में माहौलियात, वाटर, वेस्ट वाटर, इन सब चीज़ों को किस तरह से देखा जाता है, ख़ास तौर पे अगर आप अमेरिका की बात करें, क्योंकि वहीं पे आप रैश पजीर भी हैं, कैसे देखते हैं इन तमाम शोबों को अमेरिका के हवाले से? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। आई एम रियली ऑनर्ड, थैंक यू सो मच। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो माहौलियात इन जनरल जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंट जो हम कंसिडर करते हैं, ये 3 चीज़ों का एक मुरक्कब है, 3 चीज़ों की कॉम्बिनेशन है। इसमें आपका लैंड भी आता है, इसमें आपका एयर आती है, और इसमें आपका पानी आता है। अब ये 3 शोबे मैंने बता दिए, इन तीनों के भी जुजियात बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। अब एयर पे आप जाते हैं तो एयर में पार्टिकुलेट मैटर आता है, आजकल बहुत बात हो रही है उस पर, हम इंशाल्लाह आगे चल के भी बात करेंगे कि लाहौर पाकिस्तान का दुनिया के सबसे ज़्यादा गंदा तरीन एयर क्वालिटी के हवाले से शहर जाना गया पिछले कोई 1.5-2 महीने के दरमियान, और वहाँ पे दमे के केसेस, और आप वो जो धुन कहते हैं, दरअसल वो धुन नहीं है, वो धुन तो एक इन्वायरमेंटल फील्ड में होती है, लेकिन उसके पर्टिकुलेट मैटर, आपने इंडस्ट्रीज इतनी सारी लगा दी और वो कार्बन फुटप्रिंट्स इतना माहौल में डालती हैं कि वो एक धुन की शक्ल इख्तियार की है, जिसकी वजह से लाहौर को कंसिडर किया गया दुनिया का सबसे बदतरीन रहने के लिहाज से शहर पाकिस्तान का। एयर पोल्यूशन की बात करें, एग्जैक्टली। अच्छा, एयर आ गया, फिर सेकंड आता है आपका वाटर। अब पानी में भी बहुत सारे और शोबाजात में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्लीन क्वालिटी ऑफ वाटर जो आप पीते हैं, जिसको ड्रिंकिंग वाटर कहा जाता है, वो। फिर आता है वेस्ट वाटर। आपने कहीं भी पानी इस्तेमाल किया, आपने हाथ वगैरह धो लिया, वो इस्तेमाल शुदा पानी किस तरह कहाँ जाता है, सबसे पहले कैसे ट्रीट होता है, फिर उसकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या बनती है। ठीक है। कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन समंदर है, दरिया है, वहाँ पे कैसे, वहाँ पे किस तरह, किन वाटर बॉडीज में जाके ये अपने आखिर मनाजिल तय करता है, ये पानी जो आपने इस्तेमाल किया।
फिर आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर आता है, बहुत सारी और वाटर की भी डिफिनेशंस है। और थर्ड एंड फाइनल कैटेगरी ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इज, आई वुड से, वो है ग्राउंड। अब इसी ग्राउंड पे आप देखें, मैं और आप रहते भी हैं, इसी पे फसल भी उगती है, इसी पे हम गाड़ी भी चलाते हैं, इसी पे हमारे एयरपोर्ट्स और दीगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी हैं, हर चीज़ इस ग्राउंड पे। अब हम ग्राउंड को किस तरह मेंटेन करते हैं, क्योंकि बारिश होएगी तो यही ग्राउंड हमारा जो पानी देगा वो शायद फसल भी हो सकती है, वो शायद एक सैलाब की सूरत भी इख्तियार कर सकता है, और वही बारिश अगर नहीं होती तो ड्राउट भी हो सकता है, और हम दूसरी और फसल ना उगना और इस तरह की और दूसरी बीमारियों और परेशानियों का शिकार भी हो सकते हैं। तो ये है। अब जहां तक आपका सवाल का ताल्लुक, मेरा सवाल यही था कि इंसानी जिंदगी पर इन तमाम चीजों का असरात को आप किस तरह से, खास तौर पे अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका पे कितना फोकस होता है हुकूमतों का, कितना बजट होता है इस पर, और क्या ये बजट उस तरह से कारामद होता है कि आगे आने वाली जिंदगियों पर असरअंदाज भी हो जाए? जी, तो अमेरिका में बजट से पहले एक चीज आती है, आप जब अपना सारा आप पॉइंट्स बताते हैं ना कि इन पॉइंट्स पे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, उसका एक स्पेसिफिक वर्ड होता है कि ये पर्टिकुलर चीजें हैं जिन पे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, वहां से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल चेंज और इन्वायरमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, ये दो जो मेन पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, ये अपने अपने रद्दमल बताती है कि इस बार हमें इन्वायरमेंट में ये चेंजेस करना है। उस वक्त से प्री इलेक्शन, इलेक्शन के बाद तो बहुत कुछ होता है, और जहां तक रद्दमल का ताल्लुक है तो ये तो डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड है ना। पानी आप डेली पीते हैं, पानी पीते हैं, पानी से चाय बनती है, कॉफी बनती है, सब कुछ है, खाना, फसलें उगती हैं, इसमें कौन सी पेस्टिसाइड्स डालनी है, इंसेक्टिसाइड्स डालनी है। आजकल ऑर्गेनिक फूड्स का काफ़ी चला है कि ऑर्गेनिक बगैर पेस्टिसाइड्स और उसके, जिसकी शायद लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती, जैसे सेब अगर मैं ऑर्गेनिक लेता हूं तो 2-3 दिन में ख़राब हो जाता है, बनिस्बत अगर मैं कहीं और किसी और सुपरमार्केट से एक सेब खरीदता हूं तो सुपरमार्केट में कम से कम 1-1.5 हफ्ता रहता है, क्योंकि उसमें इस तरह की इंजेक्शन। तो ये इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। जितना जल्दी गवर्नमेंट समझ जाए उतना जल्दी अच्छा है कि ये हम किस तरह इसको रोका जा सकता है, इसके इम्पैक्ट को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से देखें। डायरेक्टली आपके शहर में पिछले दिनों मलेरिया या डेंगू का बड़ा असल सुख हुआ, काफी बड़ा, वो किस मच्छर की इब्तिदा कैसे होती है ये बताने की बात नहीं है। ये सबसे बड़ी हमारे शहर की नाअहली है, शहर के संभालने वालों की नाअहली है कि हमें गंदा पानी रोडों पे दिखता है, जो एक सबसे बड़ी वजह है मच्छर वगैरह की। और ये मैंने आपको बात बताई, वेस्ट वाटर, आपका इस्तेमाल शुदा पानी कैसे जाता है, कैसे लाइंस बनती हैं, पाइपलाइंस कैसे डिज़ाइन होती है, ज़मीन के नीचे या ज़मीन के ऊपर आप कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं, फिर कैसे ट्रीट कर रहे हैं, और अल्टीमेटली वो किस समंदर या किस दरिया में जाके वो अपना एक पोल्यूशन को ख़त्म एंड कर रहा है। तो ये बेसिकली फील्ड है वाटर, वेस्ट वाटर की, जो कि बड़ी बुनियादी फील्ड है। यहाँ एक सवाल फौरी तौर पे मेरे जहन में आया आपसे बात करते हुए कि इतना बड़ा काम है कि अगर इसको हमने संभाल लिया बेहतर अंदाज में, तो जो हम कह रहे हैं कि हमें अस्पताल नहीं है, इलाज के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो यानी कि मिराज भी कम हो जाते हैं। जब आप इन चीजों को सुधार लेते हैं, एनवायरमेंटल को, एयर एनवायरमेंटल, आपके लैंड एनवायरमेंट, आपके पानी की सहूलियात बेहतर हो जाए, साफ पानी मिलना शुरू हो जाए, तो बीमारियां कम होती हैं, और बीमारियां कम होती हैं तो आपका जो हेल्थ का शोबा है उस पर प्रेशर किसी हद तक कम हो जाता है। क्या इसका ताल्लुक भी इसी तरीके से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप? देखिए, ये एक बहुत बड़ी कड़ी है, बड़ी चेन आपने ज्वाइन की है, ये सब इसी से है। देखें, आज भी कल ही कुछ अफराद से मैं बात कर रहा था, तो अमेरिका में ऐसी कंक्रीट की सड़कें बनती हैं, इतना फैसिनेशन हुआ हुआ है, यही सेब हम भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं। सिर्फ एक चीज ये है कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगा के रखे हैं कि मेरा कोई भी शहरी अगर ब्रीथ करेगा तो ये क्वालिटी ऑफ एयर ब्रीथ करेगा, ये अगर कोई पानी पिएगा या चाय कॉफी जिसमें भी पानी इस्तेमाल होता है तो उसका पानी के स्टैंडर्ड्स मेंटेन हुए हुए हैं, हर चीज का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। यही है ना क्वालिटी ऑफ लाइफ। इन 3 चीजों पे, इन्वायरमेंटल की जो 3 बेसिक चीजें हैं ना, यही एक्चुअली क्वालिटी ऑफ लाइफ है, पानी, हवा और ग्राउंड। ये 3 चीजें आप बेटर कर दें, आप स्विट्जरलैंड में रहें, आप अमेरिका में रहें, आप कराची में रहें, ये 3 चीजें डिफरेंट होंगी। ये सिद्दीक, एक बात और मैं जरूर पूछूंगा। यहाँ आपने हुकूमत की बात की और अवाम की भी बात की जी। क्या ये सारी जिम्मेदारियां हुकूमत पे आयद होती हैं कि हुकूमत ही करेगी, हुकूमत ही ने देना है? हुकूमत कई जगहों पे जो इंसान कर सकता है एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं और आप भी कर सकते हैं, किसी की दुनिया के किसी भी कोने में बैठ कर। यहाँ अमेरिका की जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क का होना जरूरी नहीं, किसी तरक्की पजीर मुल्क भी जो है, या इसका जो एक रहने वाला शहरी जो है, वो भी इसकी पाबंदी अपने लेवल पर, अपने सर्कमस्टेंसेस में कर सकता है। लेकिन हम, क्योंकि ये हमारी
हमारे सबक का हिस्सा नहीं होता, हमारी हमारी जो है सिलेबस का हिस्सा कभी नहीं रहा है कि ये भी एक नेकी है, ये भी एक सवाब का काम है, एक दरख्त उगाना भी सवाब है, उसको पानी देना या उसको बड़ा करके किसी के लिए सायादार दरख्त बना देना या किसी के लिए फलदार दरख्त बना देना। क्या क्या आप समझते हैं कि हमारे सिलेबस से लेके हमारी तरबियत तक का ये सारा सिलसिला है जो कि इसको हम लैक कर रहे हैं? बहुत बहुत प्यारी बात कही और बहुत खूबसूरत दिशा सिमत की तरफ आप ले जा रहे हैं कॉन्वर्जेशन। देखें, बहुत ही एक डिलेमा है, एक अलमिया जिसका उर्दू वर्ड है, अलमिया है हम पाकिस्तानियों में कि हम अपनी जिम्मेदारियों को कभी भी कबूल नहीं करते। हम अब एक इंडस्ट्रियल वेस्ट की एग्जांपल ले लें। कल ही एक इंडस्ट्रियल वेस्ट की मैं अखबार में कटिंग पढ़ रहा था कि उसने अपना सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट एक टॉक्सिक वेस्ट होता है, एक इंतहाई खतरनाक, और वो भी लेदर इंडस्ट्री का वेस्ट था जो अपना समंदर में डायरेक्ट डाल रहा है। क्यों? क्योंकि वो नई लेदर फैक्ट्री वहां पे बनी है और वहां पे कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन उस वक्त तक अभी तक नहीं है। अब गवर्नमेंट देखेगी ये डाल रहा है, इससे रिवर का इंपैक्ट पड़ेगा, फिर जाके उसको रेगुलराइज करेगी। लेकिन उसमें इतना कॉमन सेंस तो हो कि रिवर का पानी आगे जाके लोग पी रहे हैं। ये इतना कॉमन सेंस आप में नहीं है कि आप टॉक्सिक वेस्ट डाल रहे हैं जो एक लाहौर के किसी निजी शहर से डल रहा है और वही रिवर फ्लोट होके सर्दन पंजाब में आके लोग उससे पानी पीते हैं। तो वो पानी क्या पी रहे हैं? वो पोल्यूशन, पॉइजन पी रहे हैं। तो ये तो एक शहरी का काम है ना। ये तो इसके लिए तो कोई आपको कुरान या हदीस नहीं चाहिए कि ये तो यार आप इंसानी जानों का जिया कर रहे हैं इस तरह। तो अल्लाह ना करे इससे बच्चों की डेथ हो सकती है। बड़ा बड़ा अच्छा आर्टिकल भी लिखा गया था इस पे कल अखबार में। लेकिन अब आगे चल के एक कॉमन शहरी की मैं मिसाल देता हूं। अब मैंने एक पानी की बोतल खरीदी, अब मैंने बाहर फेंकी, तो ये मैं उतना ही नुकसान कर रहा हूं जैसे मैंने लेदर इंडस्ट्री के वेस्ट वाले की कही कि उसका जो उसके पास कैपेसिटी थी कि अपनी पूरी इंडस्ट्री का वेस्ट फेंक दे। मेरी पर्सनल कैपेसिटी ये थी कि मैं पानी की बोतल फेंक दूं, तो वो मैंने रोड पे फेंक दी। जो शायद मेरे बच्चों के, जिनका मैं परदादा बन रहा हूं, वो भी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वो बोतल वहीं पड़ी रहेगी अगर कोई हटाता नहीं है। आपको पता है प्लास्टिक अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही रहता है जब तक कि इसको एक पर्टिकुलर तरीके से डिस्ट्रॉय ना किया जाए। अमेरिका में क्योंकि तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर का यहाँ पे एक छोटी सी लाइन है, अमेरिका में ये होता है कि प्लास्टिक बॉटल्स, टिन्स, ये सब सेपरेटली रिसाइकल्ड होते हैं और बाकी कचरा हम सेपरेटली फेंकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ भी सॉर्टिंग होती है। जो जितना मैंने पाकिस्तान में भी काम किया है इस फील्ड में, कि यहाँ पे हमारी बहुत प्रोफेशनल सॉर्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल सॉर्टर्स भी होते हैं। और इससे पहले जो हमारे यहाँ पे शहर में जो बोरी पकड़ के बच्चे निकलते हैं, वो भी प्लास्टिक की बॉटल्स और टिन्स वगैरह लेते हैं। अब ऐसा होने लगा है, पहले ऐसा शायद नहीं था लेकिन अब ऐसा होने लगा है क्योंकि शायद इसकी एक अलग से कीमत मिल जाती है सिर्फ और सिर्फ इसलिए। इसमें कहीं भी ये उनसे शामिल नहीं होता सिद्दीक साहब कि जो है इसका एनवायरनमेंट पर क्योंकि बड़ा असर होता है तो इसको अलग कर दिया जाए या इसको रिसाइकिल कर दिया जाए, क्योंकि अब उसकी कीमत आने लगी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी हमारे यहाँ पिया जाता है। और नाज़रीन, यकीनी तौर पर मैं और आप तो बड़े खुशनसीब हैं कि शायद हमने आज से कोई 10 साल या 15 साल या 20 साल पहले तो सुना भी नहीं था कि पानी भी हम खरीद के पिएंगे। लेकिन अब मजबूरी यह है कि 500 ml से कम हो के अब 300 ml पे पानी की बोतलें आ गई हैं जो कि उसी कीमत में दस्तयाब है जिसमें 500 ml मिला करती थी। तो हम अब पानी भी खरीद के पीते हैं। तो सिद्दीक, ये आप ये समझते हैं क्या आप इस बात से ये नतीजा अखज़ करेंगे कि इन तमाम चीज़ों के साथ माहौलियात में हुकूमत क्या कर रही है और बाकी हमारे जितने भी शोबे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या हमारे तालीमी निज़ाम में भी इस चीज़ को इस तरीके से लेके आना होगा कि हम रिस्पॉन्सिबल शहरी के तौर पे माहौलियात का ख्याल रखने वाले शहरी बन के उभरें? जी बिल्कुल। देखें, तालीमी निज़ाम में तो हमेशा से था, हमेशा से एथिक्स सिखाए गए हैं, लेकिन यह है कि एथिक्स हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरीके से नहीं सिखाए गए। हमारे जो बुजुर्ग थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, अब शायद इस दुनिया में नहीं है, जिनसे हमने स्कूल्स पढ़ी हैं, वो सब्जेक्ट को इस तरह प्रेजेंट करते थे कि हमें उनसे एथिकल वैल्यूज़ निकलें। कोई एक कहानी होती थी, जैसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अगर लाइफ पढ़ाई जा रही है तो हमें उनसे क्या सबक आमूज जो चीज़ें थी ना वो बताई जाती थी कि आप डेली लाइफ में कैसे इम्पैक्ट। अब शायद वो उस्ताद भी नहीं रहे, अब कमर्शलाइजेशन हो गई है कि आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 नकात को अगर रट लें, मिसाल के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ, तो ये रटना आपका काम आएगा क्योंकि आपके अगर पॉइंट एग्जाम में
क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप फौरन से उनका जवाब दें। हाँ, उसकी तर्ज जिंदगी से क्या अखज़ किया, ये शायद आज के हमारे ना टीचर्स सिखाते हैं ना बच्चे इस काबिल हैं जो वो कर सकें। लेकिन मैं आपको एक इससे पहले वाला जो टॉपिक था उस पर ही मैं आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का अगर आप नक्शा देखें ना नॉर्थ से साउथ, तो काफ़ी वेरिएशन है। और पानी के लिए जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे ड्रिंकिंग वाटर में अमेरिका में एक पर्टिकुलर चीज़ आपको हर महीने की रिपोर्ट आती है कि ये आपके ड्रिंकिंग वाटर में मिनरल्स हैं, ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें नहीं हैं और ये चीज़ें इतनी होनी चाहिए, ये पूरी एक रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर ही मजीद काम होता है। सदीक, मैं आपको यहीं से शुरू करूंगा। ब्रेक का वक्त हुआ है, मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक लेना है। बिल्कुल यहाँ से हम प्रोग्राम के दोबारा से जोड़ेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में और तरक्की पजीर ममालिक में जो सबसे बड़ा फर्क है सिर्फ हुकूमतों का नहीं है, अवाम के रवैये का भी है कि अवाम इस पर्टिकुलर साइंस को, इस पर्टिकुलर शोबे को किस तरह से लेती है। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में, पिछले हिस्से में हमने बात को रोका था एक खास मौजू पर कि हुकूमतों की जिम्मेदारियां और अवाम की जिम्मेदारियों को किस तरह से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो सदीक, बिल्कुल वहीं से शुरू करेंगे कि कितना काम हुकूमतों को करना होता है इन चीज़ों में, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क की अगर हम बात करें तो कितनी जिम्मेदारियां अवाम की होती हैं। देखें, दोनों की बहुत बहुत वास्ट आपने फील्ड एक तो चुनी है ये कि हुकूमतों का काम। देखिए, हुकूमत का काम जो होता है ना वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर में आपकी कितने पर्टिकुलेट मैटर हैं, कितने आपके डिफरेंट मिनरल्स हैं और क्या कॉम्बिनेशन आपका पानी का बन रहा है, ये हुकूमत का मेक श्योर करना है कि मैं अगर नलका कहीं भी खोलता हूँ तो ये पानी आ रहा है। और बहुत सारे अच्छे इलाकों में ये टेस्टिंग के साथ आपको पानी मैसर आता है कि ये पानी है, ये पानी की क्वालिटी है। अब वो पानी की क्वालिटी पीने के काबिल है या नहीं है, इस पर तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स हैं कुछ जो सब गूगल कर सकते हैं और उनके मुताबिक आपको करना होता है। अब आप अगर पाकिस्तान का नक्शा देखें ना, थोड़ा सा हुकूमत के ऊपर ही पहले थोड़ी सी बात करूंगा और फिर मैं आपके एक दूसरे क्वेश्चन जो एक अवामी लिहाज से एक पर्टिकुलर बंदे को, एक पर्टिकुलर शहरी को क्या करना चाहिए उसके हिसाब से बात करूंगा और क्या होता है इंटरनेशनली। आप पाकिस्तान का पूरा नक्शा देखें तो टॉप आप चले जाएं कश्मीर या पेशावर से, जो जहाँ सारे रिवर्स वगैरह आते हैं, तो वहाँ आप रिवर्स का हालत देखें कि हम एज एन यहाँ पे थोड़ा सा बात कर देता हूँ कि इंडिविजुअल शहरी लोग गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं और उसी रिवर में अपनी गाड़ियाँ धो रहे होते हैं और क्या क्या कर रहे होते हैं, ये नज़ारे को छुपे हुए नहीं है। मैंने आपने हम सब ने देखे हैं पाकिस्तान टूर पे जब जाते हैं तो रिवर को कितनी बुरी तरीके से हम रिवर को मिसयूज करते हैं। अब ये कोई इदारा, जरूरी नहीं है वहाँ पे पुलिस की मोबाइल खड़ी हो जो हर शहरी को बोले कि भाई ये क्या कर रहे हो यार, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस हो कि पिया जाता है पानी, आप वहां पे सैर तफरी के लिए आए, आप अपनी सैर तफरी की जगह खराब कर रहे हैं। ये एक पॉइंट ऐड कर दूं, पिछले दिनों हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने मनोरा बीच का इफ्तिताह किया, आपने भी, और दूसरे दिन वहां पे क्या हाल था बताने की जरूरत नहीं है। लोगों ने कितना बुरी तरीके से मिसयूज किया था, लाइक दिल दुखता था, पान की पीकें, कचरा, ये सब। अब ये अब इस मौजू पे हम बात करना, अल्लाह करे कि ऐसा हो कि हम बंद करें, कि हम लोगों को अवेयर करें, सर आपको कचरा नीचे नहीं फेंकना, ये किसी कुरान हदीस की जरूरत नहीं है आपको, ये आपको पान की पीक रोड पे, नए बने हुए रोड पे नहीं फेंकनी सर। खैर, पाकिस्तान के नक्शे की बात कर रहा था मैं। पेशावर से आप शुरू करें। पेशावर अपना पानी इस्तेमाल करता है उसी रिवर से, रिवर फ्लो हो रहा है ना, हम माशाल्लाह 5 रिवर्स का पंजाब, 5 रिवर्स हमारे रवि, झेलम, चिनाब, ये सब चलते हैं। अपना पानी इस्तेमाल किया, बगैर ट्रीटमेंट के उसी रिवर में फेंक दिया। यहां से आया, पेशावर ने, यूं चल रहा है रिवर ऊपर से नीचे, पेशावर ने इस्तेमाल किया, वहीं फेंक दिया। फिर नीचे आया कोयटा ने इस्तेमाल किया, वैसे ही फेंक दिया। जितना आप पानी इस्तेमाल करते हैं इसके तकरीबन 70-75% आप वेस्ट करते हैं, वापस हो जाता है। वो इन टर्म्स ऑफ सॉलिड वेस्ट होता है, आपके वॉशरूम्स का, क्लीनिंग का, ड्राइंग का, आपकी कपड़े धुलने का, ये सब
उतना वापस जाता है। अब ट्रीटमेंट के ऊपर थोड़ा सा बात कर दूं कि ट्रीटमेंट के भी पूरे प्लांट्स बने हुए हैं, हमारे कराची में भी हब चौकी पे हैं, सब कुछ है, हर जगह बड़े बड़े प्लांट्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस सेक्टर को कभी रेगुलराइज्ड किया ही नहीं गया, अच्छे से देखा ही नहीं गया। जैसा पानी आ रहा है ऐसा ही पानी चला जाता है। इसके पूरे प्रॉपर इसके पूरे तरीके हैं, 4-5 इसके भी सब पोर्शन है कि पहले आपकी स्क्रीनिंग होती है, उस पानी में से बड़े बड़े मटेरियल्स निकाले जाते हैं, फिर कोगुलेशन होता है, फ्लोकुलेशन होता है कि जिसमें आप फिर क्लोरीनेशन होता है एंड में कि क्लोरीनेट करके कोई और डिसइंफेक्ट किया जाता है पानी को। फ्लोकुलेशन से बड़े बड़े मोटे मोटे फ्लॉक्स बन जाते हैं, कोई और गंदगी के हों तो वो निकल जाते हैं, सल्फेट ऐड किया जाता है। पूरा एक प्रोसेस है जो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर कहलाया जाता है। बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग लेवल पे हमें भी पढ़ाया गया, सिविल इंजीनियरिंग में, और दूसरे इंजीनियरिंग फील्ड्स को भी पढ़ाया जाता है। ये सब डेड हैं, और ना सिर्फ यहाँ डेड हैं, पंजाब में रिपोर्ट्स में पढ़ा गया था, काफी काम हुआ था लास्ट टेन्योर में। अब कितना हो रहा है, कितना उस पर फोकस्ड है, ये वल्लाहु आलम, लेकिन हाँ काम हुआ था। अब नीचे आ जाए आप, कोयटा ने भी इस्तेमाल किया, वहीं फेंक दिया। फिर आते हैं आपकी पंजाब में इंडस्ट्रीज हैं, ऊपर से चलते हुए अगर आप मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, नीचे आप आए डाउन लाइन साउथ, सब पूरा पंजाब निकलता है, रिवर हर बंदे के पास से रिवर गुजरता है, बड़ा खूबसूरत सी नालियां, और बड़ा अल्लाह ताला ने उन्हें का बहुत बड़ा निजाम है। हाँ, और बड़ा खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने उन्हें नवाजा है, हमें हमारे पूरे मुल्क को नवाजा है। तो वो पानी इस्तेमाल किया फेंका। और इंडस्ट्रीज पंजाब में आप नाम लें, लेदर इंडस्ट्रीज से लेकर क्लोथिंग इंडस्ट्री, हमारी माशाल्लाह कॉटन की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, पंजाब है, अल्लाह ताला आबाद रखे। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सब गंदा पानी, अच्छा फिर आ जाता है, हम वही जो कराची वाले रोते हैं कि हमें सबसे गंदा तरीन पानी मैसर आता है, क्योंकि खूबसूरत तरीके से जो नॉर्थ से पानी चला हुआ आता है, वो एंड में यहाँ पे हब चौकी पे चलते जब कराची पहुंचता है तो वो उसमें पानी जो है, वो पानी से ज्यादा जो है वो जहर जैसी अज्जा इसमें बहुत सारे शामिल हो जाते हैं। ठीक, बिल्कुल। अच्छा, अब ड्रिंकिंग वाटर जब सप्लाई होता है ना, तो उसका भी पूरा प्रोसेस है, जिस तरह मैंने वेस्ट वाटर का बताया ना कि स्क्रीनिंग होती है पहले, फिर ऐड होती है क्लोरीनेशन, इसी तरह ड्रिंकिंग वाटर का भी प्रीटी मच सिमिलर प्रोसेस है कि ये सब होना चाहिए आपके मेरे पीने के लिए, पीने से पहले। अब ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल होता है, कॉमन वर्ड है, वो सिर्फ ड्रिंकिंग नहीं होता। आप कोई भी अपने घर में नलका खोलें ना, तो वो ड्रिंकिंग वाटर ही कहलाता है। आप उससे शायद बर्तन धोएं, नहाएं या वॉशिंग मशीन के लिए इस्तेमाल करें, वो कहलाता ड्रिंकिंग वाटर ही है। तो इस सब में एक चीज मैंने कॉमन है जो मैंने बताई कि ड्रिंकिंग वाटर है, तो पानी पीऊं या मेरे बर्तन धुलें, पानी एक ही होना चाहिए। Exactly. और ये अनफॉर्चुनेटली हर घर में नहीं होता। हमारे पाकिस्तान पानी का इस्तेमाल डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, ख्वाह उसे कोई चाय कॉफी बनाई जाए या कोई और किसी भी खाने पीने में इस्तेमाल किया जाए, या इससे कपड़े या कोई और चीजें साफ की जाए। बिल्कुल। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ पे एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फैक्टर आता है कि यहाँ पे रेगुलराइज्ड ड्रिंकिंग वाटर हर बंदे, हर फ्लैट में, हर घर में नहीं मिलता। ये गवर्नमेंट का आ गया। अब हमारा पर्सनल लेवल पे जो काम आता है कि यार पानी की हमारे मुल्क में कमी है, हमें पानी का ज़िया नहीं करना, हमें ड्रिंकिंग वाटर को कदर की निगाह से देखना है, हमें इन सब की कदर करनी है। तो ये सब, इस सब फैक्टर्स में हमारे आपके जो इनफरादी रवैये हैं ये बिल्कुल सिफर हैं। ये ऐसे हैं जो बताए ना जा सकें कि यहाँ पे लोग कितना, जो ज़िया करने वाले हैं वो कितना एक्सट्रीम पे ज़िया करते हैं, और कहीं साफ़ पानी की फराहमी नहीं है। तो अंदरूनी सिंध में हमने देखा है कि अभी भी औरतें जो है अपने सरों पे मीलों दूर जाके चंद गैलन पानी का लेती हैं, जिससे उनका 24 घंटे निकल जाते हैं, गुजर जाते हैं। पानी पे बड़ी सरासर गुफ्तगू हुई है। लैंड का आपने जिक्र किया था, एयर पोल्यूशन का भी आपने जिक्र किया कि बदकिस्मती से लाहौर उन ममालिक में से, उन शहरों में से एक है जहां बदतरीन एयर पोल्यूशन है, और वो दुनिया में टॉप नंबर्स में से एक, सबसे टॉप बदतरीन है इस वक्त। मतलब ये नहीं कि वो कहें कि दुनिया का सबसे वर्स्ट शहर अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ एयर पोल्यूशन, तो वो पाकिस्तान का शहर लाहौर है। और क्यों इसकी वजह भी सिद्दीक ने बताई कि हमने वहां जंगलात का और दरख्तों को जिस अंदाज बेहंगम तरीके से उसका कटाव किया, और फिर जिस बेहगम अंदाज में हमने इंडस्ट्रीज का वहां पे वजूद लाए हैं, कोई सिस्टम नहीं बनाया गया, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से लाहौर जो है वो हमेशा में, और आप सुनते हैं कि फ्लाइट्स भी कैंसिल होती हैं सड़कों पर, यानी कि मोटरवेज जो है ना वो भी, क्योंकि आसपास के जितने एरियाज हैं वो भी धुंध का शिकार रहते हैं, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, इंसानी जानें भी ज़ाया होती हैं। तो ये सब इसी बिना प्लानिंग के किसी काम को आगे बढ़ा देने का शख्साना ही होती है। लैंड का आपने जिक्र किया, और दरख्तों पे जिसपे हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ने तो खास ही, यानी कि उनका स्लोगन ही दरख्त लगाना बन गया है, मिलियन ट्री, इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें चली हैं सर।
लैंड का मैं चाहूंगा कि आखिरी प्रोग्राम के इस सेगमेंट में आखिरी हिस्से में आप लैंड के हवाले से भी थोड़ा सा जिक्र करते हैं। थोड़ा लैंड के हवाले से भी करते हैं और अगर टाइम रहे तो एयर के हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। लैंड में हम अब लैंड को जो है ना इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया गया है कि लैंड में आपके रोड्स भी एक लेवल पे होने चाहिए, एक इंडस्ट्रीज की भी एक परसेंटेज होनी चाहिए, और फॉरेस्टेशन दरख्तों की, और दरख्त भी कुछ सर्टेन टाइप्स के दरख्त जो कि बड़ी अच्छी इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इनिशिएटिव ये था कि दरख्त लगाने चाहिए, और बड़ा अच्छा माहौलियाती निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए दरख्त ही उन्होंने सबसे पहले चुने, जो कि स्टार्ट बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और मेरा ख्याल है कि दुनिया ने भी इसे रिकग्नाइज किया और पाकिस्तान पहली मर्तबा होस्ट कंट्री बना है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस जो हुई या कोई वर्कशॉप हुई थी गालिबन। तो ये बड़ा ये मैसिव चेंज आया पाकिस्तान में माहौलियात के हवाले से मैं बात। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। तो स्टार्ट हमेशा पहले स्टेप से ही होंगे ना। तो इस गवर्नमेंट में इमरान खान साहब की एक स्पीच भी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि दरख्त पहली हैं, फिर हमें पानी पे भी काम करना है, हमें हवा और आलूदगी के ऊपर भी हमने बड़ा काम करना है। तो दरख्त, अब इसको देखे देखे बहुत सारी निजी आपकी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने दरख्त का बेड़ा उठाया है। इसमें बहुत सारे नाम हैं, एदी फाउंडेशन, इन्होंने भी इतने इतने दरख्त की जिम्मेदारी ली। और दरख्त से सिर्फ दरख्त लगाना नहीं होता, जो कि दरख्त की पूरी परवरिश होती है, जिस तरह एक बच्चे की परवरिश होती है, पानी देना जब तक वो तनावर दरख्त ना बन जाता है। तो ये पूरी इस गवर्नमेंट ने ली है। बाकी एक रेशो है। लाहौर का सबसे बड़ा डिलेमा अलमिया ये हुआ कि लाहौर में हमारी जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनका हमेशा से काम ये बहुत अच्छा रहा है कि वो सड़कें बड़ी अच्छी बनाते हैं, ठीक है, ब्रिजेस, सड़कें। और लाहौर का अगर आप मैप देखें ना तो शायद शिकागो का मैप आपको याद आए कि जीटी रोड और एक्सप्रेसवे साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। आपको एक छोटे से इलाके में उतरना है, आप एक्सप्रेसवे ले लें, 100 रुपए या कुछ टोल दें और नेक्स्ट एग्जिट पर उतर जाए। तो जो आप रोड नीचे से लेके जाएंगे, जो आपको 15 मिनट लेगा, एक्सप्रेसवे 5 मिनट में वहां पहुंचा देगा। चढ़े एक्सप्रेसवे पे, अगले एग्जिट पे उतर गए। लियारी एक्सप्रेसवे का टू सम एक्सटेंट इसी तरह का प्लान था। आई वाज लकी इनफ कि मैं पार्ट था उसका डिजाइन में, लेकिन उस तरह से अमल दरामद नहीं हो सका कराची में। तो मैंने बताया सड़कें बेशुमार बनाई गई और लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बेशुमार इंडस्ट्रीज भी वहां लगाई हैं, लेदर इंडस्ट्रीज और आपका कॉटन इंडस्ट्रीज, आपकी डेनिम इंडस्ट्रीज की बेशुमार। आप ये गूगल पे आपका डेटा पड़ा हुआ है, आप देखें पिछले 10 से 12 सालों में लाहौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बूम आया है, बहुत बड़ा स्पाइक हुआ है। तब हमने दरख्त उतने लगाए नहीं, हमने कार्बन फुटप्रिंट्स का एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, मैंने 2-3 दफ़ा इस्तेमाल किया, तो उसकी थोड़ी डिफाइन कर दूं कि कार्बन फुटप्रिंट्स, आप गाड़ी चलाते हैं उसका भी कार्बन फुटप्रिंट होता है। आपकी अगर इंडस्ट्री है तो वो भी जितना कार्बन वेस्ट निकालती है उसका भी एक फुटप्रिंट होता है। तो ये एक इंडिविजुअल फुटप्रिंट्स के एहतियात से एक यूनिट निकाला गया है कार्बन फुटप्रिंट के नाम से। तो कार्बन फुटप्रिंट आपने इंतहा दर्जे का बढ़ा दिया, इंडस्ट्रीज ने अपना निकाला है, वहां आपने दरख्त काट के जीटी रोड और हाईवेज और मोटरवेज बनाए हैं और खूबसूरत तरीन बनाए हैं, लोगों की बहुत सारी सहूलियात के लिए बनाए हैं, लेकिन आपने दरख्तों को निगलेक्ट कर दिया। फॉरेस्टेशन ख़त्म, तकरीबन निगलेजिबल हो गई। अगर आप गूगल मैप्स पे उनका मैप भी देखें लाहौर वालों का, तो इस बुनियाद पे पर्टिकुलेट मैटर, एक और अंग्रेजी का वर्ड है कि एक बारीक सा मैटर होता है जो जर्रा, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, वो हवा में फ्लोट करता है। वो हवा में फ्लोट करता है जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स, आप नज़ले ज़ुकाम का भी उससे शिकार होते हैं, सीने में इन्फेक्शन भी होता है, कंजेशन भी आता है, सब कुछ आता है। वो जैसे ही थोड़ी सी ठंड होती है ना, तो वो आपको की नज़र में, विजन में आपका वो करता है, विजन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आप नहीं देख सकते 3 फीट, 4 फीट, 10 फीट। और लाहौर में तो पिछले दिनों इतनी बुरी हालत थी कि आप 20 फीट आगे का नहीं देख सकते थे, जो कि बहुत ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही है, और एक अरसे से होता चला आ रहा है। जी जी। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट रेगुलराइज्ड, आप इतनी इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते, या लगा रहे हैं तो हाउ अबाउट, मैं पहले भी ये कहता आया हूँ कि आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट को ये कहें कि आप इतना अगर कार्बन फुटप्रिंट्स निकाल रहे हैं, देखें ये कोई ऐसी बहुत ज्यादा तहकीकी और बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपका फुटप्रिंट्स, कार्बन फुटप्रिंट है लेट्स से 10, इसका यूनिट है ना, मैंने आपको बताया ना यूनिट है। अब आप 50 ट्रीज लगा देते हैं तो उसका कार्बन फुटप्रिंट हो जाएगा 8 या 5 या 7 जो भी है। तो आप कम से कम इतना तो लगा दें। आप गवर्नमेंट पे बोझ डालें 2.5 का, और ये गवर्नमेंट ही करेगी ना। वहां पे ऐसा होता है, अमेरिका में ऐसा होता है। अमेरिका में 2-3 रेगुलराइजेशन है। एक तो इंडस्ट्री के ऊपर फर्ज है कि अपना पानी ट्रीट करके ही फेंके, सही, और इंडस्ट्रीज वहां पे पानी ऐसा ट्रीट करते हैं और वीडियोस बनाते हैं कि हमारा ट्रीटेड वाटर, लेदर इंडस्ट्री का ट्रीटेड वाटर वहां का सीईओ पी रहा है।
यस, गंदा तरीन पानी जो पॉइजनस पानी था, जो ऊपर से इनके प्लांट में पॉइजनस गया और नीचे निकल रहा है, तो नलका खोल के पी के दिखा रहा है कि इतना पाक पानी हो गया है कि मैं पी रहा हूं इसको और अब हम ये रिवर में डाल रहे हैं। तो ये रेगुलराइजेशन का ये लेवल होना चाहिए, तभी आपको मुझे जो है ना सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। और आप पिछले दिनों सूज भी हुए थे यूनाइटेड स्टेट्स की हुकूमत के ऊपर, डिफरेंट काउंटीज में, हमारे वहाँ प्रोविंस के भी अंदर एक सब डिवीजन होता है काउंटीज, कि आपने साफ पानी नहीं प्रोवाइड किया जिसकी वजह से मेरे बच्चे को नज़ला जुकाम खांसी हो गई। ये सू हुए और मिलियन $2 मिलियन के सू किए गए और उसमें आके मेयर ने माफ़ी मांगी है। उसने बोला ये आपने 2 मिलियन का सू किया है, ये 2 मिलियन आपके बच्चे के साथ जो आपके बच्चे पे बीती इसका खमियाजा नहीं है, मेरी माफ़ी भी रखें आप, और इसके अलावा भी कुछ भी मुझसे हो सके तो मैं ज़रूर करूँगा। 2 मिलियन आप ले लें, $2 मिलियन आप ले लें और माफ़ी भी आप हमारे साथ अपॉलॉजीज भी लें। इट मीन्स के हुकूमत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देख ही रही है, लेकिन अवाम को भी और जो हमारे तिजारत के शोबे से वाबस्ता, सनत के शोबे से वाबस्ता लोग हैं, उनको भी ये अवेयरनेस देनी होगी। उन पर अवेयरनेस तो खैर सबको है, उनको ये पाबंद करना होगा कि अगर आपने जितना कार्बन आपने छोड़ा है, जितनी माहौलियात की खराबी में आपकी इस फैक्ट्री ने, खराबी नहीं कहूँगा मैं, यकीनी तौर पे ये असरअंदाज तो होगी। जब आपने कोई चीज़ बनानी है, उसकी चिमनी तो निकली, उसका धुआं तो निकलेगा, वहाँ पे कार्बन तो जो होना है, लेकिन उस कार्बन के बाद उसको सेव करने के लिए, उस पर्टिकुलर एरिया को सेव करने के लिए बहुत बड़ा किरदार हो जाता है किसी भी सनती इदारे का, कि वो आसपास के लोगों का ख्याल रखने के लिए, माहौलियात का ख्याल रखने के लिए कम से कम इतने दरख्त तो लगा ले कि उसकी फैक्ट्री का निकला हुआ पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा पॉइजन ना बन जाए, वो जहर ना बन जाए आने वाले लोगों के लिए। तो आखिरी बात इस सेगमेंट में मैं ज़रूर आपसे ये पूछूंगा, इट मीन्स के लैंड और एयर, जिस तरह पानी जो है नो डाउट के कोई इनके साथ साथ उसका भी बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन लैंड और एयर का जो है वो उसको तो भरपूर किरदार है कि अगर हमने लैंड को सिक्योर कर लिया तो आप एयर को सिक्योर कर सकते हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि लैंड और एयर साइमल्टेनियसली, देखिए तभी तो एनवायरनमेंट के तीनों शोबे लिखा है ना, कि तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पानी कनेक्टेड है, अब पानी आता कहाँ से है? जमीन से ही आता है। अच्छा, फिर इसके ऊपर एक और, वो उस तरफ तो हम गए ही नहीं, वो भी बहुत डिटेल्ड फील्ड है कि हम पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स डाल के हमारे यहाँ की एक रिवायत ये भी है जो कि बड़ी अजीब सी रिवायत है कि एक साल हम गन्ना काश्त करते हैं, दूसरे साल कॉटन गालिबन काश्त करते हैं, फिर गन्ना फिर कॉटन, तो अब ज़मीन तो एक ही है, अब उस पर आप इंसेक्टिसाइड्स भी डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड्स भी डाल रहे हैं, और सारा वाटर जो है पंजाब का मेन वो है ग्राउंड सोर्स। अब ग्राउंड में सारे इन्फिल्ट्रेट हो के वो पानी में सारे ज़रात आ रहे हैं, पानी वैसे ही हम क्लीन करके नलकों में आता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं। मैं एक पुरानी बात पे, इससे पहले वाली बात पे ही एक आपको नुक्ता नज़र आपके नाज़रीन को आपके तवज्जुह से देना चाहूँगा कि देखें, एबीसी इंडस्ट्रीज है, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, उसका लेदर का काम है, वो अपने सालाना रेवेन्यू में से लेट्स से 5 करोड़ रुपए गरीबों को देती है राशन के लिए वगैरह वगैरह वगैरह। वो 5 करोड़ रुपए ना दे गरीबों को राशन के लिए, वो 5 करोड़ रुपए के लिए अपना जो इंडस्ट्रियल वेस्ट दे रही है ना, जो रिवरों में डाल रही है, 5 करोड़ रुपए वहां लगा के वो वेस्ट ना डाले, तो शायद गरीब बच्चा अगर सही साफ सुथरा पानी पी लेगा, उसको राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, या उसको दवाइयों की, जो आप अपने पैसों से ही दवाइयां देते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुदारा अपने वेस्ट के ऊपर खर्चा करके साफ सुथरा पानी अगर आगे बढ़ा दें आप, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी, आपके राशन की शायद गरीबों को जरूरत ना पड़ेगी। दुनिया में बड़ी चैरिटी का जिक्र होता है हमारा, तो हम कई जगहों से अगर इस चैरिटी की अमाउंट को जो हम देने जा रहे होते हैं, और तस्वीरें भी खिंच रही होती हैं, और हम बोरे के बोरे या वैक्सीनेशंस के और ब्लड डोनेशंस के और बहुत सारे मामलात में हम करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान इस लिहाज से बड़ा जरखेज़ है। लेकिन नाज़रीन, अगर हम उन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अपने साथ साथ रखें जिसका मैसेज को नुकसान हो रहा है हमारे एक छोटी सी गलतियों से, हमारे उन छोटे से पैसे बचाने की तहकीक से, तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। प्रोग्राम के वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ हैं और बात हो रही है माहौलियात की और ज़मीन, दरख्त, हवा, पानी, मतलब किस तरह से एक इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। वक्फे के दौरान गुफ्तगू होते होते महंगाई का जिक्र हुआ तो मैं हैरान हुआ कि माहौलियात का महंगाई से क्या ताल्लुक़ है। तो बड़ी ही दिलचस्प गुफ्तगू की मैं चाहूँगा कि हम सब इसको शेयर करें कि महंगाई का माहौलियात से क्या ताल्लुक़ है, और ये बड़ा खूबसूरत ताल्लुक़ जोड़ा है सिद्दीक़ अकबर ने। सिद्दीक़, बताइए कि पाकिस्तान में और अमेरिका में, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि क्योंकि आप अमेरिका से आए हैं तो महंगाई का तनासुब जिस तेज़ी से बढ़ी है, इसके बाद हुकूमतों का उस पर रद्द अमल, ठीक है, और फिर माहौलियात में महंगाई से किस तरह से लिंक करते हैं आप? आपने जो क्वेश्चन पूछा है इस पर तो शायद घंटों गुफ्तगू हो सकती है और क्वेश्चंस के सब क्वेश्चंस से मैं लेके चलूँगा। सबसे पहले तो उल्टा चलूँगा, आपने जो आखिरी में पॉइंट रेस किया कि देखें महंगाई इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर कमोडिटी आइटम्स देखते हैं जैसे आटा, चावल, दाल वगैरह हैं, ये जो डेली यूज़ के आइटम्स हैं जिससे आपका फिनिश प्रोडक्ट्स बनता है, बिस्किट्स, कॉफ़ीज़, ये सब कॉफ़ी बीन्स वगैरह जो होती हैं, कमोडिटी आइटम्स की प्राइस अमेरिका हो कि यूरोप के कोई कंट्रीज़ हो, कुछ भी हो, सब में कम से कम एक बड़ा मोहतात फिगर मैं आपको दूं तो 11 से 23%, 11 to 23% हाई हुआ है। और ये ज़्यादा दूर नहीं जाएं आप, कोविड के स्टार्ट टाइम से लेकर अभी तक जो तकरीबन 1.5 साल का अरसा है, कुछ कम बेश, 1.5 से 2 साल, या तो वो अरसे में आप देखें तो ये इतना हाइक हुआ है। और जो कि पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, 15 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, और कम से कम कुछ और बहुत सारी चीज़ों में, शुगर वगैरह में तो आई थिंक 100-150 साल का रिकॉर्ड टूटा है कि इतना कभी बढ़ा हो ही नहीं सकता, इतना बढ़ाव जो पिछले दिनों देखने में आया है। बाकी जहाँ तक ऑयल प्राइसेस का ताल्लुक है, देखें अमेरिका में भी वही हाल है। अमेरिका में पिछले 2.5 महीने के दौरान ऑयल प्राइसेस तकरीबन 35% बढ़े। 35%। मैं अपनी गाड़ी में डेढ़ साल में नहीं 2.5 महीने में मैं कह रहा हूँ, 2.5 महीने में। ये आप डेट ले लें मुझसे, अगस्त से लेकर नवंबर तक या जुलाई से लेकर नवंबर तक के अरसे में, मोहतात अंदाज में मैं बता रहा हूँ, वरना आप कुछ स्टेट्स, अच्छा अमेरिका में स्टेट टू स्टेट भी डिफर करता है, लेकिन कुछ स्टेट्स में 40% तक भी ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं, जिसको हम अपनी जबान में गैस प्राइसेस बोलते हैं, वहाँ पेट्रोल गैस कहलाता है। तो गैस प्राइसेस में इतना बड़ा हाइक आया है। अब वहाँ के सारे लोग थोड़े से लर्नेड होते हैं तो वो सब फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं, इन सब के इतनी महंगाई क्यों हुई है। और अभी मैंने गोश्त वगैरह का तो जिक्र नहीं किया, गोश्त वगैरह तो बहुत लाइक 35 से 40% जिस तरह ऑयल प्राइसेस में बढ़ा है, इसी तरह गोश्त में भी बढ़ा है, क्योंकि हर चीज़ रॉ मटेरियल होता है ना। गोश्त के लिए तो आपको कॉर्न के पत्ते, वो कैटल्स को फीड करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब की जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा हाइक हुई है, तो इस वजह से आपको गोश्त महंगा मिल रहा है। अब वहाँ पे लर्नेड पर्सन होते हैं, जिस तरह मैंने कहा, तो उन्होंने जिस तरह महंगाई का तज्जिया किया, तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा दिया है पता है? उसमें सबसे पहला फैक्टर महंगाई का जो बड़े बड़े एनालिसिस ने, गवर्नमेंट ने, यूएन ने सबसे पहला जो फैक्टर दिया है वो दिया है क्लाइमेट चेंज का, जो हम पहले आपसे वक्फे से पहले बात कर रहे थे। क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि क्लाइमेट चेंज ही की वजह से ब्राज़ील में पिछले दिनों बहुत सैलाब आए, बहुत सारी बारिशें आई, ठीक है। इसी तरह कैलिफोर्निया में बहुत सारा ड्राउट हुआ। ड्राउट इतना हुआ कि वहां पे वाइल्ड फायर्स लगे, और इतने वाइल्ड फायर्स लगे जिसने बहुत सारी फॉरेस्टेशन और हमारी फसलों को इम्पैक्ट किया। अमेरिका इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री लाइक पाकिस्तान। तो ये सब चीजें जो हैं क्लाइमेट चेंज से कितना लिंक करती हैं आप देखें। आपके ड्राउट्स जो आते हैं, आपके जो सैलाब आते हैं, आपकी जो रेन आती है, डायरेक्टली लिंक्ड है आपकी अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन, पानी का किस तरह आप सिस्टम चलाते हैं, किस तरह आप अपना एयर पोल्यूशन का सिस्टम चलाते हैं। तो यही सबसे बड़ा फैक्टर है आपका महंगाई में, कि अगर आपने नेचुरल रिसोर्सेज को देखें, अमेरिका में हर बंदे ने ये बोला था कि मदर नेचर इज़ नॉट सो ब्लेसफुल दीज डेज, कि हमारी जो मदर नेचर है ये हम पे इतना ब्लेसफुल नहीं है जो पिछले दिनों थी। इसकी वजह यही है कि हम अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं बनिस्बत जितने हमारी फॉरेस्टेशन है और जितनी हमारी दूसरी चीज़ें हैं। ओजोन लेयर के बारे में भी इसमें बात की जा सकती है, वो सब भी, और स्किन कैंसर और जो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं माहौल में, जस्ट बिकॉज के सूरज की शुआएं वो नहीं है जो आप अपने बचपन में देखा करते थे या मैं अपने बचपन में देखा करता था। खैर ज़्यादा बड़ा अरसा तो नहीं है हमारे बचपनों में, बट लेकिन 10 सालों में भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आया है। एक और चीज़, जहाँ महंगाई की बात करते हैं और पाकिस्तान और अमेरिका के
कि तकाबुली जायजे की बात करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि यार वहाँ की इनकम और पाकिस्तानी की इनकम का भी बहुत बड़ा फर्क है, और वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट जो है वो सुना है कि इन कोविड के दिनों में गवर्नमेंट सपोर्ट भी रही। गो कि पाकिस्तान ने भी अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश की, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऊँट के मुंह में जीरा या ऐसे कुछ मिसाल है, ऐसा ही साबित होगी वो। तो ये वहाँ पे गवर्नमेंट का रिएक्शन जो है किसी भी किस्म की इस किस्म की कोई भी सिचुएशन आ जाए तो कैसे देखते हैं आप हुकूमत को? मैं सिर्फ कंपैरिजन बताना चाह रहा हूँ हमारे पाकिस्तानी लोगों को कि वहाँ के लोग फिर करते क्या हैं। देखें, वहां पे सबसे पहले तो लोग जिस तरह यहाँ पे भी देखा जाता है गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, और गवर्नमेंट अपना किरदार भरपूर अंदाज में अता करती है। एक्चुअली ये जिस तरह की भी नागहानी आफत कहेंगे इसको, नागहानी आफत जैसे ही कोविड की आई ना, तो गवर्नमेंट जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन थी जिसको बड़े लोग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े टेढ़े मेढ़े फैसले किए थे, इस वजह से बड़े लोग याद रखते हैं पाकिस्तानीज। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बगैर सोचे समझे कुछ भी सबसे पहले तो $1200 के स्टिमुलस चेक्स निकाल दिए आपकी अपनी पे स्केल के हिसाब से कि अगर आप $1,00,000 कमा रहे हैं, अब वहाँ पे एनुअल इनकम का होता है, तो जो मैं $1,00,000 कह रहा हूँ एनुअल इनकम है, तो आपको इतने मिलेंगे। आप अगर 50,000 कमा रहे हैं इतने मिलेंगे, 33,000 कमा रहे हैं तो इतने मिलेंगे। इस हिसाब से हर बंदे को पर बंदे के हिसाब से, लाइक अगर आपका 9 महीने का बच्चा हो तो भी 1200 मिलेंगे, आपका 65 साल का बूढ़ा हो तो भी आपको 1200 मिलेंगे। अच्छा, ये 1200 पर मंथ था या पर ईयर था, या एक साथ सिर्फ सब्सिडाइज उन्होंने एक पैसा दे दिया, एक ही दफा आ गया? आपका जैसे ही पहले जैसे ही पहला लॉकडाउन लगा ना, तो गवर्नमेंट ने खाली एप्रिसिएशन कह लें या इसको, या थोड़ा सा आपके कंधों पे बोझ ज्यादा ना आ जाए किसी भी चीज का, क्योंकि हर बंदा घर में बैठा हुआ है, तो खुदकुशियां बढ़ ना जाएं, या आपको कहें कि डोमेस्टिक वायलेंस ना बढ़ जाए, या इस तरह का कोई भी कि यार आप 1200 रुपए तो ले लो आप इससे आप। अच्छा, ये जो 1200 का चेक है ना, ये इनकम के हिसाब से भी नहीं था कुछ स्टेट्स में, लाइक करोड़पति भी 1200 ले रहा है, और बेचारा जो रोड पट्टी है वो भी 1200 ले रहा है। तो ये बड़ा अच्छा एक इन्होंने इनिशिएटिव किया था जिसको इंटरनेशनली सबने सराहा था, और दूसरे ममालिक ने इसको देखे में किया था। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का इसमें हुजूम था इस पूरी अमाउंट का। बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे एक और बात शामिल करूंगा। देखिए, $1200 मुझे लेने जाना नहीं पड़ा, मुझे देने भी नहीं आए, मेरे उसी टैक्स फंड में से वापस आ गया मेरे पास, जो टैक्स मैं हर साल भरता हूं। सही। तो वहां पे उनका टैक्स सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि आप टैक्स पेयर हैं, आपका सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है, और वो रिकॉर्ड पब्लिक है। मैं आपका टैक्स देख सकता हूं, आप मेरा टैक्स देख सकते हैं टू सम एक्सटेंट। इसमें भी कुछ शराइत है कि किस टाइप का देखा जा सकता है, कुछ पर्सनल होता है, कुछ स्टेट के लेवल का होता है। तो ये इसमें मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, ठग से आपके अकाउंट में एक दिन आप उठे, खबर चली कि 1200 आने वाले हैं, 3-4 दिनों बाद आपके पास 1200 आपके अकाउंट में आ गए। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। अब हमारे यहाँ सबसे पहले अलमिया यही कर दें कि टैक्स भरता कौन है। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जब नए आए थे तो उन्होंने आवाम से रिक्वेस्ट की थी कि भाई ज़कात खैरात समझ के आप टैक्स दें, लेकिन टैक्स दें। टैक्स देने में तो पाकिस्तानी सबसे अपना किरदार कभी भी नहीं अदा करते। अच्छा, इसके बाद ये 1200 के बाद फिर जो हम महंगाई की तरफ एक्चुअली आना चाह रहे थे, तो इसको किस तरह से देखा आपने? तो 1200 पहले ये गवर्नमेंट ने ये किया, फर्स्ट पीरियड ऑफ स्टिमुलस चेक, सेकंड भी चला, लेकिन वहां पे 1 मिनट है और आखिरी 1 या 2-1.5 मिनट है हमारे पास, तो जी इसमें मैं आपको ये बताता हूँ, जो वहां पे एक और गरीबों के लिए एक बड़ी अच्छी फूड स्टैम्प्स की एक वो है, एक फैसिलिटी है जिसको मैं कहूंगा कि फूड स्टैम्प के जरिए अगर आपकी इनकम बिलो लेवल है ना, तो आपको महाना $150, $200, $250 सिर्फ सर्टेन ग्रोसरी स्टोर्स पे ही चलने के लिए आपको एक कार्ड दिया जाता है कि यार अपने घर की कम से कम रोटी तो आप खा सकें अच्छे से, और $200-250 इज मोर देन इनफ फॉर अ नॉर्मल हाउस होल्ड कि अपने घर के लिए आप खाना अच्छे से ले सकें, ब्रेड एंड बटर। बहुत सारी सपोर्ट जब वो इस अंदाज से मिली कि आप जितना टैक्स भरते हैं उसी टैक्स के हवाले से उसी का मवाजना करते हुए आपको सपोर्ट किया जाता है। वो थोड़ा सा मैं चाहूंगा जरूर हमारी आवाम की जाए कि टैक्स कितना जरूरी है इस किस्म की मराहत लेने के लिए। बिल्कुल, देखिए टैक्स जितना आप पे करेंगे इससे आपका पता चलेगा आपका पे स्केल कितना है, यानी आप कितना कमाते हैं आप अपने, और इसी से आपको पता लगेगा कि आपके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, या घर में आपके लेट्स से 5 लोग हैं और 1 कमाने वाला है, या 5 लोग हैं 2 कमाने वाला है, तो आपका पर हाउस इनकम कितनी आ रही है। इस हिसाब से ही सेकंड स्टिमुलस चेक और थर्ड स्टिमुलस चेक जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए वो इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए कि आप अगर बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाले हैं आपको कुछ भी नहीं मिला, आप अगर उस स्केल में थोड़ा कम आते हैं तो आपको 2000 मिले, फिर 1200 मिले, फिर 600 मिले,
और कम होते 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 $100 भी मिले। और वहां पे बड़े फखर से लोगों ने, मैंने देखा कि हमारी देसी कम्युनिटी में कुछ लोगों ने बड़े फखर से बोला कि यार मुझे तो कुछ भी पैसे नहीं मिले, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इतना सेल्फ सफिशिएंट कर दिया है कि मुझे कुछ भी पैसे। हुकूमत की निगाह में वो एक साहिब हैसियत आदमी है, तो उनको नहीं मिला तो उस पर वो प्राउड फील कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे भी कुछ लोग हैं, मैंने देसी कम्युनिटी में ही हमारे देखे जो कमाते बहुत अच्छा हैं, लेकिन वहां पे वो उनका स्टाइल सिस्टम को थोड़ा सा वो इस तरह सिस्टम के साथ खेल जाते हैं, जो प्राउडली कहते हैं यार मेरे पास तो बहुत है लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे उतने ही $1200 दिए। बिल्कुल, मैं इसी बात पे प्रोग्राम को खत्म करूंगा सिद्दीक के ये यहाँ पे आके ना वो हमारी सिविलाइजेशंस, वो हमारी जो जरूरियात और हमारी जो कहते हैं ना हमारी तरबियतें, मतलब हमें ग्रूम ही शायद इस अंदाज से किया गया है कि न जाने क्यों हम इन चीज़ों पे किस अंदाज से फोकस करते हैं, किस अंदाज से देखते हैं। देखने की ज़रूरत है क्या हमारी अपनी हर जगह, हर बात पर, हर मकाम पर हुकूमतों को या किसी और की तरफ देखने के बजाय अपने गिरेबान में अपने आप को झांकना, अपने आप में झांकना जो है ना वो बेइंतहा ज़रूरी है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। सिद्दीक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज वक्त दिया हमारे लिए, और अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ, नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।